हेलो एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट JKPSC 2024 में प्रीलिम्स का जो आपका GS का पेपर आया था, राइट। तो पेपर इनिशियली आपका नवंबर दिसंबर 2024 में होना था, बट इट गॉट डिलेड एंड रजिस्ट्रेशंस भी वापस से शुरू हुई है ना। एंड फाइनली आपका पेपर फरवरी में हो गया है। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, पेपर वॉज क्वाइट बैलेंस्ड, ठीक है। बैलेंस्ड एज इन कि डिफिकल्टी लेवल जो है वो आप कह सकते हो कि ज़्यादा भी थी, कुछ क्वेश्चंस की कुछ कम भी थी। तो ओवरऑल ये बैलेंस्ड पेपर था। कुछ इजी सवाल भी आपको दिए गए जो आप सॉल्व कर सकते थे, बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ पेपर की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा उम्दा एंड एक्चुअली में पढ़ा हुआ चीज़ जो है, अगर मन लगा के पढ़ाई किया है तो ही ये प्री का पेपर निकलेगा, राइट। तो आंसर की भी डिस्कस करेंगे एंड मेजरली अगर जो क्वेश्चंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे यूपीएससी वाला पैटर्न के हाउ मेनी स्टेटमेंट्स है ना, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स वाला पैटर्न जो है यहाँ पे फॉलो किया गया, तो वो भी अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो फाइनली अब आपको उसके अकॉर्डिंगली भी प्रिपेयर करना है। सो वो स्टूडेंट्स जो कि यूपीएससी की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं उनको यहाँ पे फायदा हुआ होगा, ठीक है। बट ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे दबदबा जो सब्जेक्ट्स का रहा, दैट वाज अबाउट करंट अफेयर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स थे जिसमें आपके न्यूज़ हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही। एंड न्यूज़ भी हम जनरली बोलते हैं ना स्टेट्स के पेपर में कि लास्ट 6 मंथ्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो कि अब दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स से आपसे पूछे गए, ठीक है। सो अब मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू JKPSC का एग्जाम, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे गए। देन एक्ट्स को डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा गया, बट एक्ट्स की स्टेटमेंट जो है वो निकाल ली गई एंड PIB की इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके आपसे सवाल पूछ लिया गया। आगे हम देखेंगे भी, है ना। तो ये सारी चीजों को यहाँ पे कितना क्लोजली आपको पढ़ना है। एंड NCERT इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जितने भी आपके कोर्ट्स वाले क्वेश्चन थे कि किसने ये सवाल जो है या ये किसने स्टेटमेंट दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ पर्सन जो है किस किस की स्टेटमेंट है, वो NCERT से डायरेक्टली वो क्वेश्चंस लिए गए थे, वो भी आपको देखने में मिलेगा यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इनको आपको ध्यान में रखना है फॉर द नेक्स्ट ईयर अगर आप पेपर दे रहे हैं। एंड इस साल अगर लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो पेपर वॉज वेरी गुड, ठीक है। अच्छे लेवल का पेपर मैं यहाँ पे कहूँगी कि इसके अकॉर्डिंगली अगर पेपर आप तैयारी करते हैं, ठीक है, तो नोबडी कैन स्टॉप यू इवन टू बीट फॉर UPSC, राइट। तो आपको UPSC का प्री भी क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ड प्ले पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे खेला गया, ठीक है। देन क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को लेकर जो सवाल पूछे गए, ठीक है, ये क्वेश्चंस जो हैं जनरली आते हैं JKPSC में, बट रिपीट किया गया है पैटर्न। तो कुछ नई नई चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिली। चलो क्वेश्चन 1 पे फटाफट से हम डिस्कशन शुरू कर देते हैं, ठीक है। पॉलिटी का दबदबा ज़्यादा रहा, पॉलिटी के सवाल ज़्यादा थे, बट डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे, ठीक है। तो अब एक एक वर्ड की यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं आंसर्स को, ठीक है। यहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पूछा गया था, ठीक है। कि पहली स्टेटमेंट देखते हैं कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ उस पर लॉज बना सकती है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो अब एंटायर स्टेट और एनी पार्ट ऑफ इट पे बना सकती है लॉज, करेक्ट है स्टेटमेंट। पार्लियामेंट के पावर के अंदर ये भी इंक्लूड होता है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन हो, ठीक है। अगेन दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड राज्यसभा कैन डिक्लेयर एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट बाय रेजोल्यूशन पास बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। तो ये मिनिमम 2/3 मेजोरिटी रहती है। तो चारों की चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मनी बिल्स के रिगार्डिंग ये सवाल था। तो मनी बिल्स का बेसिक आइडिया ही यही है कि प्रायर असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है एंड कहाँ पे सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, कोई ज्वाइंट सिटिंग की यहाँ पे प्रोविजन नहीं होती। बेसिक सी आइडिया है, ठीक है। बेसिक नॉलेज पे आप इसको कर सकते थे क्लियर, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल्स कैन नॉट अकर इन द राज्यसभा, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। राज्यसभा डज नॉट हैव द पावर टू अमेंड और रिजेक्टेड, ऑब्वियस सी बात है। प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रायर असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू आया तो उसको तो रिजेक्ट करने का या उसमें अमेंडमेंट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये करेक्ट है स्टेटमेंट। देन प्रोसीजर फॉर मनी बिल्स इंक्लूड्स अ प्रोविजन फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। जॉइंट सिटिंग यहाँ पे हो ही नहीं सकती, टाई ब्रेकर वाली सिचुएशन ही नहीं है ना, जब है ही वो लोकसभा के अंदर, तो ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है। तो हाउ मेनी वाला सवाल था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टार्ड एंड अनस्टार्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना आप स्टेटमेंट देखेंगे कि एक स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट जो है उसकी रेप्लिकेशन है, बट उसका कुछ और ही मतलब यहाँ पे निकाला गया, ठीक है। कि आगे भी आप क्वेश्चन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू सिल्क प्रोडक्शन जब वो क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि द रिस्पॉन्स टू स्टार्ट क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड ओरली। तो बेसिकली स्टार्ट क्वेश्चन जो है उसका रिस्पॉन्स ओरली आता है एंड उसमें आप क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है तो सेकंड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो रही है यहाँ पे कि रिस्पॉन्स टू स्टार्ट क्वेश्चन इज गिवन इन रिटन फॉर्म, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। देन रिस्पॉन्स टू अनस्टार्ड क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड ओरली,
ठीक है। अनस्टार्ड क्वेश्चंस में यहाँ पे ओरल नहीं होता है, स्टार्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आप ओरली रिस्पॉन्ड करते हैं, अनस्टार्ड क्वेश्चन में आप रिटर्न करते हैं, उसमें कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती, तो आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। ठीक है, रिस्पॉन्स टू अनस्टार्ड क्वेश्चन इज गिवन इन रिटन फॉर्म, करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड फिफ्थ वाली स्टेटमेंट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला, क्रॉस क्वेश्चनिंग यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ सही हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ए यूनियन लिस्ट। ठीक है, तो कितनी डिटेल में, डेप्थ में आपको पढ़ना है, तो इसका करेक्ट आंसर था कि 3 हमारे जो चीजें थी वो पार्ट में है हमारे यूनियन लिस्ट के, जिसमें एंट्री 46 जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन था, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम हमारी स्टेट लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, वेराज जो हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ था, ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी, वो करेक्ट आंसर यहां पर बन जाता है। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब 6th शेड्यूल में जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है ना, कितनी बारीकी से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पे मिजोरम की जगह आपको यहाँ पे मणिपुर दिया गया था। ठीक है, तो इस वजह से पूरी की पूरी स्टेटमेंट सही होते हुए भी गलत हो गई, क्यों? क्योंकि मिजोरम की जगह यहाँ पे मणिपुर आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स है वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स की तरह ही एक्ट करेंगी। तो बेसिक आइडिया अब क्या था वहीं पे कि हमारे जो ट्राइबल एरियाज है वो मेन स्ट्रीम के साथ या यूनियन तभी बनेंगी, इंडिया के अंदर पार्ट तभी बनेंगी, वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे घोषित कर दिए जाएंगी। तो वो 6th शेड्यूल में उनको ऐड किया गया। तो आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे प्रोविजंस जो है ट्राइबल एरियाज की, स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, सेकंड सही है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज जॉइंटली इलेक्टेड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनता था ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे आप देखिए, ये है हमारी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, एस्टिमेट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है, मेंबर्स नॉमिनेटेड और इलेक्टेड की बात करते हैं, इलेक्टेड बाय 2 हाउसेस एंड इलेक्टेड बाय 2 हाउसेस। यहाँ पे जब हम बात करते हैं एस्टिमेट्स कमेटी की, तो वो लोकसभा ही करती है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 हाउसेस में हमारे पास पब्लिक अंडरटेकिंग हो सकती है या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो सकती है। तो यहाँ पे अकाउंट्स कमेटी तो कहीं नहीं दिया गया था। ठीक है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स दिया गया था, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाता है। देन कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शनरीज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आपको बताना था। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में जब आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे यहाँ पे होने चाहिए। तो नंबर 2 यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर 2 आना चाहिए। तो इससे आपका सी और डी तो यहाँ से डायरेक्टली कट जाता है। ठीक है, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर या ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को जब हम देखते हैं, हमारे पास स्पीकर ऑफ लोकसभा फॉलोड बाय जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉलोड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विद रिस्पेक्ट टू हु वर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। B.R. अम्बेडकर का तो ऑब्वियस सी बात है आंसर में पार्ट ही था, क्योंकि वो चेयरमैन थे, चेयरपर्सन थे ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, तो वन तो आना ही था सभी में, तो यहाँ पे आप कोई एलिमिनेशन नहीं लगा सकते थे। अलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, देन KM मुंशी एंड JB कृपलानी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको डायरेक्टली आपके NCERT में मिलता है। ठीक है, जहाँ पे B.R. अम्बेडकर को अंडरलाइन किया मैंने, देन उसके बाद KM मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, 6 मेंबर्स टोटल थे, BN राव जिसका पार्ट भी थे, एंड SN मुखर्जी थे। तो यहाँ पे हमारे पास JB कृपलानी कहीं पे नजर नहीं आते। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। देन डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें अगर आप पढ़ा होता रोट लर्निंग का जो इंपॉर्टेंस है, तो अकॉर्डिंगली अगर आप उसको रिकॉल कर पाते तो इसको सॉल्व भी कर पाते। ठीक है, अब कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का बेसिकली काम क्या है, ऑडिटिंग करना है ना, सेंट्रल लेवल की पोजीशन है, प्रेसिडेंट के थ्रू यहाँ पे नॉमिनेट होते हैं। ही अगर उनको पोस्ट से रिमूव करना है तो सिमिलर प्रोसीजर है एज दैट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसके अलावा और कोई चीज यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन किए हुए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, 169 आर्टिकल अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो ही इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिटर एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। होल्ड्स एन ऑफिस फॉर a period of 5 years और up to the age of 65 years whichever is earlier। तो ये 5 years के बजाय ना यहाँ पे इनका टेन्योर जो है वो 6 years का होता है, तो ये स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाती है। ठीक है, his or her duties to uphold the constitution of India and the laws of parliament in the field of financial administration। So according to me this is the correct answer, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे अब ओथ लेते हैं जब, है ना, तो ओथ लेते हैं तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ भी होती है, तो हम संविधान की यहाँ पे शपथ लेते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन को तो अपहोल्ड करेंगे एंड पार्लियामेंट जो भी लॉज बनाएगा अकॉर्डिंग टू दैट वो काम करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट आंसर हमारी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनता है। देन कंसिडर द फॉलोइंग कमिटीज। ठीक है, कमिटीज में बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, LM सिंघवी कमेटी एंड संथनम कमेटी। तो इनमें से कौन सी पंचायती राज के साथ यहाँ पे डील करती है? करेक्ट आंसर है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन सी, ओनली 3। क्योंकि जब हम संथनम कमेटी की बात करते हैं तो ये करप्शन के साथ बेसिकली डील कर रही थी, एंड करप्शन में जब हम बात करते हैं
तो हमारे पास जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाने की बात रखी थी वो संथनम कमेटी ने ही रखी थी, ठीक है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उन्होंने प्रपोज किया था टू बी द एपेक्स बॉडी जिसको चार्ज किया जाए प्रिवेंटिंग करप्शन एंड प्रमोटिंग इंटेग्रिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है। So which of the following expenditures are listed as the expenditure charged upon the consolidated fund of India? Again डायरेक्ट सवाल था आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। पहला हम स्टेटमेंट देखते हैं, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ट्रू, ठीक है। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, वेरी ट्रू। अब थर्ड स्टेटमेंट देखो कहां पे गलत हो जाती है, सैलरीज अलाउंसेस एंड वर्ड पढ़ना, पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। तो सैलरीज एंड अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस तक तो फाइन था, बट सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द हाई कोर्ट जजेस इज नॉट चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पर्टिकुलरली वो स्टेट का काम होता है वहां पे, वेराज पेंशन जो होती है हाई कोर्ट जजेस की वो कहां से होती है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज की जाती है, दैट इज चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सैलरीज जो है यहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस की, दैट इज नॉट चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, सैलरीज एंड अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की भी यहाँ पर अलग से ही हमारे पास प्रोटोकॉल सेटअप होता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू उनको यहाँ पे सैलरी दी जाती है। तो थर्ड एंड फोर्थ गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बनता है, ठीक है। चार्ज अपॉन एक्सपेंडिचर्स में यहाँ पे अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आपको आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हाई कोर्ट वाला पॉइंट एंड यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहीं पे भी नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। देन अब ये स्टेटमेंट वाली जो आपको बात बता रही हूँ, ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी था, ठीक है, टीटी कृष्णामाचारी, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी मैंने दे दिया है। देन विद रेफरेंस टू सेंसर मोशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। अब सेंसर मोशन बेसिकली आप क्या कर रहे हो, अपने डिसएग्रीमेंट बता रहे हो कि ये जो आपने चीज बोली है, आपने जो चीज की है इससे मैं डिसएग्री करता हूँ, ठीक है। तो डिसएग्री करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना क्या कर रहे हो कि जो गवर्नमेंट है जिसको उसका जो डिसीजन है उससे आप डिसएग्री कर सकते हो, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि गवर्नमेंट गिरी ही जाएगी, ठीक है। तो सेंसर मोशन का ये पार्ट होता है कि इट कैन बी मूव अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर ओनली, जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। मिनिस्टर क्या सरकार के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। सरकार कोई भी ऐसा डिसीजन या लॉ या बिल पास करती है तो पूरे सरकार के अगेंस्ट हो सकता है, एक सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं होता है हमेशा, ठीक है। पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ठीक है। अब इट इज पास इन द लोकसभा एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट रिजाइन इन द ऑफिस, ऑब्वियसली बात है रेजिग्नेशन तो इसमें नहीं आएगा, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे हमारे पास आता है, ठीक है। अब यहाँ पे इट शुड स्टेट द रीजंस फॉर इट्स अडॉप्शन इन लोकसभा, कि अगर वो लोकसभा में पास हो जाता है तो रीजन तो बताओगे ना आपके क्यों अडॉप्ट किया है, कि हाँ हम क्यों डिसएग्री कर रहे हैं उस चीज से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ये accordingly. Then below mentioned are 4 countries having the largest forex reserves as of October 2024. Arrange these countries in decreasing order of their exchange reserves. मतलब सबसे ज्यादा से सबसे कम, ठीक है। अब सबसे ज्यादा से सबसे कम में हमें पता है कि चाइना जो है उसके पास सबसे ज्यादा यहाँ पे रिजर्व्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। चाइना के बाद वी नो कि आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी बनता है यहाँ पे, ठीक है। चाइना फॉलोड बाय जापान, देन स्विट्जरलैंड एंड देन इंडिया, क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखेंगे न्यूज भी आई थी कि इंडिया जो है वो 4th पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। टॉप 5 से अब 4th पोजीशन में अगर हम देख रहे हैं कि फॉरेक्स रिजर्व में, ठीक है। तो ये रिसेंटली करंट अफेयर्स का जो मैंने बताया आपको कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इंपॉर्टेंस जो है करंट अफेयर्स की पेपर में देखने को मिल रही थी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनता है। देन अच्छा, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स हैव बीन डेवलप्ड अंडर द भारतमाला परियोजना, ठीक है। भारतमाला परियोजना डायरेक्टली पीआईबी से आपसे सवाल पूछा गया था, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा कि बेंगलुरु मैसूरू हाईवे एक्सप्रेसवे को छोड़कर जितना भी टॉप 4 है यहाँ पर, ठीक है। एंड जिसमें भी मेरे को वैसे एक चीज पे डाउट है फिलहाल, अंबाला लखनऊ जो एक्सप्रेसवे, इसमें मुझे ऐसा डाउट है कि आगरा एक्सप्रेसवे हो सकता है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे शुड बी अ पार्ट ऑफ इट, बट अब अगर उसकी एक्सटेंशन को मिला दिया जाए तो अंबाला वाला भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो इसका बेस्ट सूटेड आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए मुझे यहाँ पर लगता है। एंड पीआईबी से डायरेक्टली मैंने जो है इंफॉर्मेशन ली है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटरवेंशंस ऑफ राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम इन इंडिया, ठीक है। ये भी डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, तो बेसिक यहाँ पे आइडिया क्या था कि जो हमारे एडोलेसेंट्स हैं वो अब इजीली यहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट उनको डॉक्टर्स के थ्रू दिया जा सके, एंड बेसिकली हमारी जो टैबू टॉपिक्स है विद रिस्पेक्ट टू सर्टन थिंग्स, ठीक है, जो एडोलेसेंट्स में आते हैं उनको यहाँ पे मेडिकली आप कैसे अवेयर कर सकते हैं, एंड जो हमारे एडोलेसेंट्स है उसको लेकर ओपन कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे जो मेजर 5 पॉइंट्स आपको दिए गए थे उसमें से कौन सा इसका पार्ट नहीं है उसको एलिमिनेट करके बाकी सारे आपके करेक्ट आंसर्स बन रहे थे, करेक्ट आंसर आपको चूज करना था, ठीक है। आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम इसका पार्ट है, मेंस्ट्रुअल
हाइजीन एंड अडोलेसेंट गर्ल्स को लेकर इसका प्रोग्राम का पार्ट है। पीयर एजुकेशन प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ इट। अडोलेसेंट्स एंड फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स जो है, ताकि ओपनली अडोलेसेंट्स बात कर सके जो उनको इश्यूज आ रहे हैं। जननी सुरक्षा योजना कंप्लीटली यहाँ पे अडोलेसेंट्स के साथ डील करता ही नहीं है, ठीक है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू विमेन ओनली, ठीक है। बट यहाँ पे हम ओवरऑल अगर बात करें एडोलेसेंस में इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर बात कर रहे हैं, तो 5 को छोड़ के 1 2 3 4 वाज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आयरन सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोग्राम, पीयर एजुकेशन प्रोग्राम, नई दिशा केंद्र, ठीक है, एडोलेसेंट हेल्थ एंड वेलनेस, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम, आईसी हमारी जो मटेरियल रिस्क है, गाइडलाइंस, ऑनलाइन रिपोर्टिंग फॉर्मेट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बेसिक हमारे ये आइडियाज जो है यहाँ पे आते हैं, इसमें जननी सुरक्षा योजना कहीं पे भी नहीं आती है। अच्छा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बहुत ज्यादा न्यूज में थी, मुद्रा योजना, ठीक है, गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा प्रचार किया क्योंकि लोन कैटेगरीज यहाँ पे है ना, सेट डाउन की गई, ठीक है, कि आपको लोन मिल रहा है सब्सिडाइज रेट के ऊपर, ठीक है। लोन की कैटेगरीज क्या थी? बिल्कुल सिंपल सी बात थी, इसको आप इजीली आंसर कर सकते थे अगर आपकी हिंदी स्ट्रांग है। शिशु बचपन, ठीक है, किशोर इज एडोलेसेंस, एंड देन तरुण जब आप बड़े हो जाते हैं, देन तरुण प्लस भी इसकी एक और कैटेगरी है, देन अकॉर्डिंगली आपका जो लोन का अमाउंट है वो बढ़ता जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है, कि शिशु 50,000 तक का लोन कवर कर रहा है, किशोर में 50 से 5 लाख का, ठीक है, तरुण में 5 लाख से 10 लाख का, 10 लाख का, तरुण प्लस में 10 लाख से 20 लाख का आपको जो लोन अमाउंट है मुद्रा योजना के अंडर मिल सकता है। देन अब सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बजट के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर करने थे अरेंज। तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, बजट को ध्यान से अगर आप पढ़ते, एक ही पेज की बात है, पीआरएस में डायरेक्टली ये डेटा जो है मैंने उठाया वहां से कॉपी किया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसका, ठीक है। तो हमने इसको कहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे प्लेस करना था, सबसे ज्यादा से सबसे कम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंगली हमारा जो कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंगली हमारा जो कॉर्पोरेशन टैक्स है, ठीक है, सेकेंड नंबर पे बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, ठीक है, बोरोइंग्स की जब हम बात करते हैं तो ये वाला अमाउंट देखेंगे, ठीक है। देन फॉलोड बाय हमारा, देन 4th नंबर पे इनकम टैक्स, ठीक है, टैक्सेस ऑन इनकम देख रहे हैं, ठीक है, फॉलोड बाय हमारा देन जीएसटी एंड देन कॉर्पोरेशन टैक्स। दिस इज द जीएसटी एंड दिस इज कॉर्पोरेशन टैक्स। तो अकॉर्डिंगली डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका ये आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी। देन एफआरबीएम एक्ट जो है फ्रेमवर्क, वो मैंडेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो लिमिट करे कितना गवर्नमेंट डेट दे सकती है, एंड जनरल गवर्नमेंट डेट जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टोटल कितना डेट दे सकती है वो लिमिट सेट करता है, ठीक है। अब वो लिमिट क्या थी वो आपसे पूछी गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एंड फर्दर हमारी जो जनरल गवर्नमेंट है उसकी भी, ठीक है। तो डायरेक्टली रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसके अकॉर्डिंगली हमें बोला गया था कि जो हमारी जनरल गवर्नमेंट डेट है वो 60% ऑफ जीडीपी से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट जो है वो 40% ऑफ द जीडीपी से ज्यादा यहाँ पे एक्सीड नहीं कर सकता था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। देन अब यहाँ पे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के तहत यहाँ पे देख रहे हैं कि आर्टिकल 381 ऑफ द 380 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो मोडालिटीज फॉर सेटिंग ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड रिकमेंडेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स बिटवीन द अवार्ड पीरियड, ठीक है। ये इतनी लंबी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट यहाँ पर नहीं बन रही है। 15th फाइनेंस कमीशन इन इट्स रिकमेंडेशन 6 ईयर पीरियड का यहाँ पर रखा है उन्होंने 2021 से 2025-26, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। देन अरविंद पानाग्रिया रिसेंटली न्यूज में था, करेक्ट स्टेटमेंट है, 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बने। 16th फाइनेंस कमीशन मेक इट्स रिपोर्ट अवेलेबल बाय 31 मार्च 2025। तो बेसिकली मंथ का यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा इशू आ रहा है, ठीक है। देन 16th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन जो है वो कवर अप करेगी पीरियड ऑफ 5 ईयर्स कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी था। 2nd, 3rd एंड 5th स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पे जो मैंने बोला ना टाइम पीरियड का इशू है, एंड दिस विद रिस्पेक्ट टू रिकमेंडेशंस वाला पॉइंट जो है वो नहीं दे सकते, ठीक है। देन 21st यहाँ पे है हमारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी स्कीम है ये एनहांस कर रही है वाटर की यूजेज को एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो अब हमारे पास माइक्रो इरिगेशन के लिए ये स्कीम है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट गलत सही है। देन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, करेक्ट है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस 55% स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स एंड 45% ऑफ द इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन अंडर द स्कीम। चारों की चारों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अब ये पीआईबीसी ही डायरेक्टली कॉपी की गई है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम करेक्ट, ठीक है। कॉम्पोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे माइक्रो इरिगेशन नेमली ड्रिप
स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, फर्स्ट स्टेटमेंट जो थी वो करेक्ट हो गई। 55% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड 45% फार्मर्स प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नमेंट फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन अंडर दिस स्कीम। चारों के चारों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। देन अब यहाँ पे आरटीजीएस और नेफ्ट का आपको डिफरेंस पूछ लिया गया था, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनता है। आरटीजीएस की बात करते हैं 2 लाख की लिमिट है बट इंस्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, इमीडिएट सेटलमेंट होती है। नेफ्ट की बात करते हैं मिनिमम सेटलमेंट की कोई ऐसी कोई लिमिट नहीं है बट 2 घंटे तक का टाइम प्रोसेस लगता है। सो अब स्मॉलर ट्रांजैक्शन फी है नेफ्ट के ऊपर एंड कॉस्टली ट्रांजैक्शन फीस है आरटीजीएस के ऊपर इंस्टेंट होने की वजह से, तो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। देन अब यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है, 2.0 स्कीम के अकॉर्डिंगली बेसिक से बेसिक एक सवाल पूछा गया कि कैसे आप छोटी छोटी चीजों को उठाकर यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं ना, ये ऐसा सवाल आपको दिया गया। लो इनकम ग्रुप जो है उसमें 3 लाख तक की एनुअल इनकम आपको बताई गई स्टेटमेंट के अंदर। दूसरा बोला कि ईडब्ल्यूएस में 3 लाख से 6 लाख की लिमिट है, ठीक है। मिडिल इनकम ग्रुप हाउस होल्ड फैमिली विद एनुअल इनकम फ्रॉम 6 लाख अप टू 12 लाख। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें स्टेटमेंट नंबर 3 ना बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको एग्जामिनर फंसा रहा है एंड नीचे उन्होंने कैसे फंसाया आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई आपसे, ठीक है। अब देखते हैं, लो इनकम ग्रुप का बेसिकली 3 लाख से 6 लाख का अमाउंट था, ठीक है, पहली स्टेटमेंट गलत हो गई ऑटोमेटिकली। ईडब्ल्यूएस का था 3 लाख तक का अमाउंट, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। अब तीसरी स्टेटमेंट देखो कि मीडियम इनकम हाउस होल्ड्स की जब हम बात करते हैं 6 लाख से 9 लाख की लिमिट है, यहाँ पे आपको 12 लाख दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये करेक्ट है या सही है, क्या है या गलत है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत हो जाती है क्योंकि अमाउंट तो यहाँ पे 6 से 9 का दिया हुआ है ना, 12 तक कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये स्टेट्स का आपको नाम दिया गया है गवर्नमेंट की पूर्वोदय प्लान के अकॉर्डिंगली, जो कि यूनियन बजट में 2024 में ओरिजिनली कौन सी यहाँ पे स्टेट्स को इंक्लूड किया गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंगली अगर हम देख लें यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड 7th वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, देन हमारे पास बिहार एंड ओडिशा इसमें इंक्लूड किए गए थे, ठीक है। डायरेक्टली मैंने यूनियन बजट से यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करके आंसर दे दिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में पहली स्टेटमेंट है कि आरबीआई गवर्नर हैज टू वोट बोथ इन द फर्स्ट इंस्टेंस एंड इन द केस ऑफ टाई। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज टू मीट थ्राइस अ टाइम इन द ईयर, ठीक है। अब मीटिंग है डिसीजन एंड बेस्ड ऑन मेजॉरिटी वोट, प्रेजेंटिंग इन द केस ऑफ टाई आरबीआई गवर्नर हैज अ सेकंड और कास्टिंग वोट, ठीक है। द डिसीजन ऑफ द कमिटी वुड बी बाइंडिंग ऑन दी आरबीआई, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने भी एक गलती कर दी है, ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। आरबीआई गवर्नर को वोट करने का चांस है, बोथ वर्ड यहाँ पे दिया गया है, इन द फर्स्ट इंस्टेंस एंड इन द केस ऑफ टाई, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ठीक है। सो आंसर भी यहाँ पे चेंज होगा, तो पहली स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। एंड थ्राइस की जगह यहाँ पे 4 टाइम्स होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सो प्लीज मेक अ करेक्शन हियर, सी। तो कुछ कुछ चीजें जो है हम यहाँ पे भी मिस आउट कर जाते हैं। सो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, कोटाज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द IMF फाइनेंशियल एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो ये क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ाई हुई है, ठीक है। इंडिविजुअल जो है मेंबर कंट्री का एक कोटा होता है जो रिफ्लेक्ट करेगा इसकी रिलेटिव पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, तो किस बेसिस पे वो पैरामीटर जो है वो कोटा कैसे कैलकुलेट होता है, तो डायरेक्टली IMF की साइड पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को इंक्लूड ना करते हुए चारों के चारों बाकी जो बचे पैरामीटर्स है वो इसमें इंक्लूड होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, देन 4th एंड 5th, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली IMF की साइड से मैंने दी दिया आंसर। Then invasive species can outcompete native species, statement 1 बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। Then invasive species are always harmful to the ecosystem, तो ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है, ठीक है, कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे NCERT से क्वेश्चन या उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। देन डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी जो है वो किसके साथ डील करती है, ठीक है। डेंड्रो या डेंड्रिक वर्ड, या जिसमें अगर आप पढ़ते हैं कि डेंट्रिक टाइप ऑफ हमारी जो रहती है विद रिस्पेक्ट टू रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, है ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे एक पेड़ बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी रिवर फ्लो कर रही है इन डिफरेंट डायरेक्शंस, है ना, तो दैट इज ऑलवेज रिजेंबलिंग अ ट्री, ठीक है। ट्री के साथ ये ट्री रिंग डेटा, यानी कि ट्री को काट के हम रिंग्स गिनते हैं ना उसकी एज को यहाँ पे देखने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनता है, ठीक है। रिंग्स जो है या थिनर एनुअल रिंग्स रिफ्लेक्ट करता है कि ईयर ऑफ फ्लावर प्रेसिपिटेशन, थिकर रिंग्स जो है वो अब हायर प्रेसिपिटेशन को डील करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। देन अरेंज द फॉलोइंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स इन इंडियन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है।
सिंपल सवाल था, डायरेक्ट सवाल था, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हंगुल प्रोजेक्ट आपका 1970 में, फॉलोड बाय हमारा प्रोजेक्ट टाइगर, देन एलिफेंट एंड देन स्नो लेपर्ड। ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ आपका ये करेक्ट आंसर बन जाता है। मैच द फॉलोइंग था, ये भी सिंपल सवाल था यहाँ पे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 एंड यहाँ पे 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आपका आता है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, वेरी मच इन न्यूज। ठीक है, अब उसके अंदर कौन सी चीजें जो है वो इंक्लूड की गई थी, तो इसके अंदर बायोफ्यूल्स को लेकर कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, एंड देन उसके अलावा हमारे पास हाइड्रोजन मिशन भी इसका नहीं है, वो अलग से पॉलिसी बनी हुई है ऑन बायोफ्यूल्स। ठीक है, तो वो हमारा अलग से यहाँ पे प्लान किया गया है कि हाउ मच बायोफ्यूल इज रिक्वायर्ड है, कितना हाइड्रोजन, हमें कितना हाइड्रोजन फ्यूल यूज करना है बाय द ईयर ऑफ व्हाट, वो ऑलरेडी टारगेट सेट है, बट वो यहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज में इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है, सोलर मिशन है, एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी है, सस्टेनेबल हैबिटेट वाटर मिशन, सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, देन ग्रीन इंडिया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देन Which of the following are UNESCO's natural world heritage sites in India? ठीक है, नेचुरल हेरिटेज साइट्स में इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनता है। देन एक्सटिंक्शन ऑफ कीस्टोन स्पीशीज कैन लीड टू इकोसिस्टम कोलैप्स, बिल्कुल करेक्ट बात है। टाइगर की बात करते हैं, कीस्टोन स्पीशीज है, एलिफेंट की बात करते हैं, कीस्टोन स्पीशीज है। अगर ये यहाँ पर खत्म हो जाती हैं तो हमारा फूड चेन जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। देन क्लाइमेट चेंज, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है क्लाइमेट चेंज इज सोली अ फ्यूचर कंसर्न एंड हैज नो करंट इफेक्ट्स, ऐसा तो नहीं है, स्टेटमेंट 2 गलत है, एक्सट्रीम भी है। देन प्रोटेक्टेड एरियाज आर एसेंशियल फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, करेक्ट है स्टेटमेंट। देन ओजोन डिप्लीशन डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग, डायरेक्ट तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ओजोन लेयर की वजह से क्या होता है, यूवी रेज जो है वो वर्ल्ड के, अगर हम कहें अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाती है, पेनिट्रेट करती हैं, उसके बाद जो इम्पैक्ट उसका होगा वो अलग से रहता है। ठीक है, डायरेक्ट इम्पैक्ट तो यहाँ पे नहीं है ग्लोबल वार्मिंग के साथ उसका। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट एंड हमारी थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। ये तो सिंपल टेक्निक से सॉल्व किया जा सकता था। देन फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है क्लाइमेट चेंज जो है इन्फ्लुएंस होता है बाय बोथ नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। एंथ्रोपोजेनिक यानी कि यहाँ पे आर्टिफिशियल बात कर लो या मैन मेड की बात कर दो या ह्यूमंस की इंटरवेंशन की वजह से, करेक्ट स्टेटमेंट है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है उसको लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, फैक्ट है ये तो। ठीक है, करंट एक्सटिंक्शन रिस्क रेट्स आर कंपैरेबल टू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रेट्स, कंपैरिजन कैसे होगा, सेंसस थोड़ी ना होता था हमारा पहले टाइम में। ठीक है, उसको आप कैसे कंपेयर करेंगे, थोड़ी सी डाइसी स्टेटमेंट है ये। देन अर्बनाइजेशन कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट लोकल बायोडाइवर्सिटी, अर्बनाइजेशन होगी तो ऑब्वियसली नेगेटिवली ही इंपैक्ट करेगा ना वो लोकल बायोडाइवर्सिटी को, उनके घर जो है एनिमल्स के, स्पीशीज के, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं अकॉर्डिंगली। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है हमारे पास। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ को लेकर हम श्योर हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। देन फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है ऑर्गेनिजम्स दैट कैन टॉलरेट एंड सर्वाइव अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स आर कॉल्ड स्टीनोथर्मल, पहली स्टेटमेंट। जनरली ह्यूमंस आर कंसिडर्ड स्टीनोथर्मल, करेक्ट आंसर कौन सी है? ठीक है, अब दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत हैं। ठीक है, यूरिथर्मल होते हैं यहाँ पे ह्यूमंस या ऑर्गेनिजम्स जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को यहाँ पे टॉलरेट कर सकते हैं, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे इनकरेक्ट थी। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूट्रोफिकेशन ऑफ द लेक। ठीक है, अब क्या होता है, फॉस्फोरस साइकिल का पार्ट है ये यूट्रोफिकेशन जब हम पढ़ते हैं। ठीक है, इट इज अ एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस एंड डज नॉट अकर नेचुरली, बहुत ही ज्यादा ये अब एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाती है। देन व्हाट कि ये नेचुरली अकर होती ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता, फॉस्फोरस साइकिल जो है वो पहले भी तो होती थी, बस जो प्रोसेस है वो एंथ्रोपोजेनिकली वो ज्यादा फास्टर रेट पे है, बट नेचुरली भी ये चीज होती थी, बट रेट जो है उसका कम होता था। ठीक है, प्रोसेस का टाइम जो है वो स्लो होता था, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। ठीक है, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट आर द मेन कंटामिनेंट्स ऑफ यूट्रोफिकेशन, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर 36 का। ठीक है, फॉस्फोरस साइकिल यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। देन अब एजर्शन कह रही है कि ये CO2 हमारा मीथेन, NH4, नाइट्रस ऑक्साइड एंड कंसिडर नेचुरल, या फिर आप कह सकते हो ग्रीन हाउस गैसेस, करेक्ट स्टेटमेंट है। ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो ऑब्जॉर्ब करती हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन फ्रॉम द सन एंड इज ट्रांसपेरेंट टू लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, तो ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वाला पार्ट है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको जितना ध्यान से पढ़ेंगे आप यहाँ पे देखेंगे कि स्टेटमेंट उल्टी कर दी गई है। ठीक है, अब एब्जॉर्ब करती हैं वो लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है,
एंड इट इज ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव रेडिएशंस। तो बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे दिया गया है। अर्थ या सन को भी अगर आप उल्टा करते हैं तो भी स्टेटमेंट हो जाती है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। एजर्शन सही है, रीजनिंग जो है वो गलत है। ठीक है, अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको डेटा दिया गया है। लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस, पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस, और एटमॉस्फेयर जो है वो डायरेक्टली हीट अप हो जाता है अर्थ की रेडिएशन की वजह से। देन अब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात की गई है ऑफ एन इकोसिस्टम। अगेन एनसीईआरटी से ही आपका ये लिया हुआ कॉन्सेप्ट कि हमारी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल है बाय द कंज्यूमर्स। देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द वेरिएबल बायोम्स फॉर द कंजम्पशन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। तो यहाँ पे बायोम वर्ड दिया गया है। बायोम इज अ बेसिकली थोड़ा लार्जर कॉन्सेप्ट, ठीक है, लार्जर एरिया को कवर करने वाला, कि जो भी वहां पे प्रेजेंट स्पीशीज है ना, लार्जर एरिया। ठीक है, तो बायोम्स वर्ड यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंगली गलत है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए था, आप कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, बायोम्स का प्रेजेंस जो है वो यहाँ पे गलत मेरे को थोड़ा सा आइडिया दे रहा है। ठीक है, कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे डेफिनेशन थी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, दैट वाज सिमिलर टू दैट ऑफ एनसीईआरटी जो आपको डायरेक्टली दी गई थी। ठीक है, बट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है अवेलेबल बायोमास की बात करता है, बायोम्स की बात नहीं करता। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। देन बकीबॉल्स इज नोन एज फ्यूलरेंस या फ्यूलरीन्स एंड आर फैसिनेटिंग कार्बन मॉलिक्यूल्स दैट रिजेंबल सॉसर बॉल्स। तो बहुत ज्यादा हार्ड भी होंगी। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। फ्लाई एश फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट्स कंटेन बकी बॉल्स। तो बकी बॉल्स को बनाना पहली बात तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक, अगर आप देखेंगे जितनी भी हमारी कंपनीज हैं या फैक्ट्रीज हैं, उसके अंदर ज़्यादा बकी बॉल्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्योंकि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के बेसिस पे, जिस हिसाब से कंडक्टिविटी के बेसिस पे जहाँ पे बिजनेस किया जाता है, तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ सोलर स्टॉर्म्स ऑन अर्थ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपको देखा जाए तो ये यूपीएससी में भी पूछा गया था। तो यूपीएससी का ये पीवाईक्यू वाला सवाल है, बस थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन कर दी गई है। ठीक है, डिस्टर्ब होंगे सोलर स्टॉर्म की वजह से जीपीएस, नेविगेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, करेक्ट है। डिस्ट्रक्शन ऑफ पावर ग्रिड्स, बिल्कुल करेक्ट है। सुनामी तो नहीं आएगी इक्वेटोरियल रीजन पे, इनकरेक्ट है। ठीक है, अब वो बेसिकली रेडिएशन के ऊपर फोकस करेगा ना, रेडियो एक्टिव वेव्स जो है, रेडिएटिव जो हमारी रेडिएशन है अर्थ के ऊपर, उसके ऊपर इंपैक्ट करेगा स्टॉर्म। ठीक है, तो वहां पे सुनामी थोड़ी ना आ जाएगी। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स में कौन सी रेडिएशन यहाँ पे हो रही है, वो तो मैग्नेटिक फील्ड्स के बेसिस पे अपना काम कर रहा है, या प्लेट्स जो तैर रही है वो आपस में टकरा के यहाँ पे काम कर रही है, उसका तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देन इंटेंस ऑरोराज ऑल ओवर द अर्थ। ठीक है, इंटेंस ऑरोराज तक तो ये क्वेश्चन सही था, ये ऑप्शन सही था। ऑल ओवर द अर्थ, ऑल ओवर द अर्थ कैसे ऑरोराज पॉसिबल है, वो तो मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे यहाँ पे काम कर रही है ना। ठीक है, तो अब पोल्स के ऊपर ऑरोराज की प्रेजेंस बढ़ सकती है। ठीक है, ऑल ओवर द अर्थ के बजाय यहाँ पे अगर पोल्स पे लिखा जाता तो ये सवाल या ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता, बट इन दिस केस ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये फोर्थ भी गलत हो जाता है। फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, देन कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स। तो ये बेसिक सा सवाल था आपसे। ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन, सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, यूजर ओनरशिप एंड कंट्रोल, इंटर ऑपरेबिलिटी, वेब 3.0 के कौन से फीचर्स हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन हो रही है सिक्योरिटी के बेसिस पे। सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म अगर दे देते हो अगर आप किसी को, तो कोई एक ही व्यक्ति जो है, 1 पर्सन विल बी द ओनर। ठीक है, या 1 पर्सन विल बी द सोल अथॉरिटी या डिसीजन मेकर। तो वो चीज तो आजकल नहीं चलती है, डिसेंट्रलाइजेशन आपको फॉलो करनी पड़ती है। जितना आप को यहाँ पे क्या करें, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, उसी के अकॉर्डिंगली काम होगा, तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं बनता। देन यूजर ओनरशिप एंड कंट्रोल, अब डिसेंट्रलाइजेशन होगी तो मल्टीपल ओनर्स भी हैं और उसका कंट्रोल भी होगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, डिफरेंट लेवल्स पे, तो ये करेक्ट है। थर्ड, एंड इंटरऑपरेबिलिटी, कि कहीं पे भी बैठ के आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, रीच कर सकते हो। ठीक है, आपको क्लाउड स्टोरेज भी यहाँ पे दी जा रही है, विच मीन्स दैट। ठीक है, तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन यूरिया गोल्ड इज अ मिक्सचर ऑफ, फेयरली सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन एंड सल्फर। पीआईबी से पूछा गया आपको सवाल, न्यू वैरायटी ऑफ यूरिया जो कोटेड विद सल्फर होगा, जिसको हम यहाँ पे सल्फर कोटेड यूरिया बोल रहे हैं। एंड वो सल्फर डेफिशिएंसीज की जो है वो सॉइल के अंदर जो कि प्रमोट करता है फर्दर अब ग्रोथ, है ना। तो अब हमारे पास ओरिजिनली जो है वो एनपीके फर्टिलाइजर्स होते थे। ठीक है, तो एनपीके के साथ साथ अब हम सल्फर भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, देन ये बेसिक आपका बेसिक साइंसेस का सवाल, ऑल द 4 मैचेस आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, बेसिक से फॉर्मूलाज से। ठीक है, डी आंसर इसका करेक्ट है। अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बेसिस पे कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं।
ठीक है। स्विट्जरलैंड जो है वो ग्लोबल लीडर इन इनोवेशन है, करेक्ट स्टेटमेंट है। इंडिया का 39th रैंक आया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। टॉप पोजीशन अमंग द लोअर लेवल इनकम मिडिल कंट्रीज जो है, मेरे अकॉर्डिंगली ये सही है। सिंगापुर जो है अप मूव्स अप टू द सेकंड पोजीशन लीडिंग इन सेवरल इनोवेशन इंडिकेटर्स, दिस इज द इनकरेक्ट आंसर। आई गेस 14th के आसपास जो थी वो पोजीशन थी, ठीक है। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। देन कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिकल सेल अनीमिया, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में रही, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम करती रही सिकल सेल अनीमिया के लिए कि लोगों को अब इसके बारे में अवेयर कर सके, ठीक है। पहली चीज स्टेटमेंट क्या कह रही है, इट इज कॉज ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन जो है बेसिकली मेजर चेंजेस लेकर आती है, ठीक है, मेजर चेंजेस लेकर आती है। वेयरएज यहाँ पे जो है जेनेटिक म्यूटेशन नहीं, जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से ये सिकल सेल अनीमिया होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अफेक्ट करती है शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल्स एंड मेक इट इनएबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन, ठीक है। कि जो हमारे पास आरबीसीज होती है जनरली ओवल शेप में होती है, तो वो सिकल की शेप में हो जाती है, तो ऑब्वियसली क्या होता है, माय ड्राइंग इज रियली बैड, सॉरी, ठीक है। तो सिकल की शेप में हो जाती है, वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती प्रॉपरली, विच इज करेक्ट, ठीक है। अब बोन मैरो के थ्रू या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू ये सही हो सकती है, विच इज करेक्ट। सिकल सेल डिजीज कॉजेज द बॉडी टू मेक नॉर्मल हीमोग्लोबिन, भाई जो ऑक्सीजन ही नहीं कैरी कर पा रहा तो वो आयरन के कंटेंट को कैसे बाइंड करेगा, एचबी कैसे होगा उसके अंदर, ठीक है। अगर अनीमिया ही वर्ड यहाँ पे यूज किया जा रहा है, अनीमिया मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास एचबी का या हमारे पास ब्लड का प्रोडक्शन उतना हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। एंड अगर हो पा रहा है तो आरबीसीज उसको कैरी ही नहीं कर पा रही है, तो एचबी नॉर्मल कैसे हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये पीआईबी से डायरेक्टली लिया गया। जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है, म्यूटेशन वर्ड नहीं है, ब्लड डिसऑर्डर वर्ड यूज किया गया है, म्यूटेशन वर्ड यूज नहीं किया गया है, ठीक है। अब सिकल शेप्ड है, राउंड एंड इंस्टेड ऑफ राउंड एंड फ्लेक्सिबल। अब वो क्या करती हैं, फ्लो को रोक देती हैं, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को लेकर आ रहा है, क्रोमिक अनीमिया, सीवियर पेन, ऑर्गन डैमेज, शॉर्टन लाइफ स्पैन, पर्टिकुलर प्रेवलेंट इन इंडिया स्पेशली ट्राइबल पॉपुलेशंस के अंदर, ठीक है। अब लेस्ली डिक्लेरेशन जो है उसको साइन किस किसने किया था, तो साउथ कोरिया को और चाइना को छोड़कर सबने इसको साइन किया था, जो कि ऑप्शंस में आपको गिवन है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे आपको रशिया या फिर साउथ कोरिया, साउथ कोरिया वाज ऑप्शन ना, हाँ साउथ कोरिया या रशिया आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा, वेराज आपको चाइना यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। चाइना के बाद हमारे पास यूनाइटेड किंगडम आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देन जेएंडके के बजट के अकॉर्डिंगली कितना 2024-25 हाउ मेनी मेगावाट सोलर रूफटॉप पावर प्लांट्स आर प्लान टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बाय द साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। बजट से डायरेक्टली आपको ये सवाल पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिस पे इंस्टॉल्ड इन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, जो कि 4 मेगावाट रूफटॉप की यहाँ पे पावर प्लांट्स आपको जो है इंस्टॉल करके दिया जाएगा, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस डज नॉट स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द इन्फेक्टेड पर्सन, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको चूज करना था, ठीक है। मंकी पॉक्स इन्फेक्शन है, डायरेक्टली आप कंटामिनेशन जो है उससे हो सकती है, ठीक है, सिमिलर टू दैट कि आपका जो चिकन पॉक्स के काइंड में होता था, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन है, SARS-CoV-2 हमारे कोविड के टाइम पे तो हम एक दूसरे के साथ बैठ ही नहीं सकते थे, 6 फीट डिस्टेंस राइट मिनिमम। देन इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन है, अगेन वो इजीली यहाँ पे हो सकती है, दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकती है। देन चिकनगुनिया बेसिकली एडिनो वायरस के थ्रू होती है, मॉस्किटोज के यहाँ पे प्रेजेंट होना, यानी कि एक वेक्टर का प्रेजेंस होना या प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर डी मुझे लगा, ठीक है। नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 2024 अवॉर्डेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फाउंडेशनल वर्क ऑन मशीन लर्निंग यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। जॉन जे होपफील्ड एंड जॉफ्री ई हिंटन को ये अवार्ड दिया गया, पीस प्राइज नहीं, नोबेल प्राइज 2024 में दिया गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज वाइडली यूज्ड टू मेक क्वांटम डॉट्स फॉर बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस, क्वांटम डॉट्स फॉर बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस, ठीक है। बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस में यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट रहती है फॉर इक्विपमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू, आप कह सकते हो कि यूजेज इन द हॉस्पिटल बेसिकली, ठीक है। तो आपको जो है उसकी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली रहती है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर है, दैट इज कैडमियम सेलेनाइड। देन अब रैंक्स आपको डिसाइड करने थे मेडल टैली के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो पहला अगर आपको पता होता है रैंक पैरालंपिक्स 2024 में चाइना के पास ही गया है, तो आपका ऑलरेडी बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते, तो 2 with 1 सिर्फ बी ऑप्शन में प्रेजेंट था, तो ऑप्शन बी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है, आपको बाकी ऑप्शंस को देखने की जरूरत थी ही नहीं,
ठीक है। देन 52 है ब्रिक्स समिट जो है 2024 में रशिया ने होस्ट किया था, करेक्ट स्टेटमेंट है। मोटो ब्रिक्स समिट 2024 का क्या था? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है ये, क्यों? क्योंकि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डेटा के अकॉर्डिंगली ये दोनों एज पर साथ में ही आई, ठीक है। एंड क्या था? ब्रिक्स समिट जो चेयरमैनशिप है रशिया की है, एंड थीम जो क्या थी हमारे पास? मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी थी। तो 20 का करेक्ट आंसर है। अच्छा, जनरल इलेक्शंस ऑफ एशियन कंट्रीज, बहुत अटपटा सा सवाल था, अब इसको ड्रॉप भी कर सकते थे अगर आपको नहीं पता था, ठीक है। इवन आई गॉट कंफ्यूज इन दिस, बट मेरे अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। सी के अकॉर्डिंगली देखिए, पाकिस्तान में सबसे पहले हुए, फॉलोड बाय इंडोनेशिया, देन हमारे पास कुवैत में, देन सेकंड इंडिया, एंड देन जॉर्डन के अंदर इलेक्शंस हुए इन द ईयर ऑफ 2024. Then arrange the following international events held in the year 2024 in correct chronological order. अगेन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल था, ऐसे सवाल आप ड्रॉप कर सकते हैं, बट आंसर के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। सी में हमारे पास फिफ्थ, दैट इज इन्वेस्टमेंट समिट लंदन के अंदर सबसे पहले, फॉलोड बाय वर्ल्ड क्लाइमेट समिट न्यूयॉर्क, देन फोर्थ हमारे पास वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी समिट न्यूयॉर्क का, देन उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी समिट कैली, देन थर्ड पे वर्ल्ड क्लाइमेट समिट बाकू के अंदर, ठीक है। 54th का ये करेक्ट आंसर बनता है। देन एशियन पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन के अकॉर्डिंगली कौन सी चीज़ यहाँ पे करेक्ट है? कि बीजिंग में 2018 में कंडक्ट की गई थी पहली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड जो है एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो न्यू दिल्ली में 2024 में हुई, करेक्ट। एंड ये कॉन्फ्रेंस जो है वो को होस्ट की गई थी हमारे ICAO के द्वारा एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। But the fourth statement is third Pacific Ministerial Conference will be held in Ankara in 2030. इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर नहीं मिली ऑनलाइन, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव रिसेंटली हाईलाइटेड इन न्यूज लॉन्च किया गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ने अपना कौन सा अब ओवरसीज कैंपस खोला है? पहला, ठीक है, दैट इज इन दुबई। न्यूज में था बहुत ज्यादा, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, ऐसे सवाल को अटेम्प्ट करके आप आंसर्स जो है वो या मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स इन इंडिया, कौन सी यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? तो बेसिकली इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास 3 ऐसे प्लांट्स लगने थे, या प्रोग्राम जो है 3 यूनिट लगाने वाला था, जिसमें से 2 गुजरात के अंदर है, लगाने वाला है इनफैक्ट 2 गुजरात में है और 1 असम के अंदर है, ठीक है। तो अब 3 सेमीकंडक्टर्स यूनिट्स जो है वो इस्टेब्लिश होंगे, फर्स्ट इज करेक्ट। ऑल 3 इन असम, गलत हो गया। दीज यूनिट्स विल जनरेट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट फॉर 1 लाख पीपल, नॉट 1 लाख पीपल, 60,000 पीपल का यहाँ पे एस्टिमेट है हमारे पास, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। 2 यूनिट्स विल बी स्टैब्लिश इन गुजरात एंड 1 यूनिट इन असम, दिस इज करेक्ट। तो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। देन बुक्स के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन अगर आपको पता था वेल एंड गुड, नहीं पता था यू कैन ड्रॉप इट ऑफ, गलत अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। अब आप मार्क कर सकते हैं कि फर्स्ट विद फोर्थ एन माइकल्स ने हेड लिखी, सेकंड विद सेकंड क्रिएशन लेक रेचल कोशनर ने लिखी, थर्ड विद थर्ड ऑर्बिटल लिखी समैंथा हार्वी ने, फोर्थ विद फिफ्थ जेम्स ने लिखी पर्सिवल एवरेट, ठीक है, सॉरी ये जेम्स जो बुक है वो पर्सिवल एवरेट ने लिखी। देन अब हमारे GI प्रोडक्ट्स के साथ डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास, तो अकॉर्डिंगली आप इससे मैच भी कर सकते हैं, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं लग रही। देन अब ये मूवी संतोष को लेके कौन सी चीजें करेक्ट है? बहुत अटपटा सा सवाल मुझे ये लगा, बट केन्स फेस्टिवल की बात हो रही है, स्टेट्स के रिगार्डिंग ऐसे सवाल जो है वो आते ही हैं, तो थोड़ा ध्यान में रखने की यहाँ पे जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि चारों के चारों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें 62nd क्वेश्चन में, तो हमारे पास ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, क्योंकि जो थर्ड एंड फोर्थ हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज है उनके जो वेन्यूज हैं वो इंटरचेंज कर दिए गए, ठीक है। काजिन 2022 हुआ उमरोई में, काजिन 2021 हुआ ऐशा बीबी में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनता है, ठीक है। अब गोल्स ऑफ J&K टूरिज्म पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंगली कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है? ठीक है, पहली चीज J&K को मोस्ट प्रेफर्ड ऑल सीजन टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना है डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट के लिए बाय 2025।
correct statement. Second, all kind of tourism across J&K, correct. To promote city-wise events and festival with a predefined calendar and promoting the same at national and international level, correct. Generate employment approximately 75,000 people per year, that is incorrect. 75,000 जो है इसके बजाय यहाँ पे 50,000 होना चाहिए था, ठीक है. तो अब इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूँ तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनता है. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है. ऑल प्रेफर्ड डेस्टिनेशन 2025 तक स्टेटमेंट सही हो गई. देन लार्ज इन्वेस्टमेंट टारगेट आ गया, एम्प्लॉयमेंट 50,000 पीपल की होनी चाहिए जो आपको 75,000 दी गई है. ऑल काइंड ऑफ टूरिज्म अक्रॉस J&K, देन सिटी वाइज इवेंट्स, प्री डिफाइंड कैलेंडर एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. देन असर्शन J&K इलेक्शंस, दिस क्वेश्चन इज नॉट आंसर्ड बाय मी, ठीक है. अब इसके आंसर जो है मेरे को खुद नहीं पता है, तो इन कमेंट बॉक्स आप मुझे प्लीज बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि मेरे को स्टेटमेंट में थोड़ा ऐसा डिफिकल्ट सा लगा कुछ कुछ. असर्शन कह रही है कि थर्ड सच इलेक्शन इन लास्ट 1 डेकेड. आई गेस असर्शन ही गलत है. 2014 के बाद अभी इलेक्शन हुए हैं, ठीक है. अब असेंबली इलेक्शंस की जब हम बात करें तो मेरे अकॉर्डिंगली इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, सो आई लीव इट एज इट इज. मैं यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा से कॉमेंट नहीं करूंगी, तो आप प्लीज मुझे यहाँ पे प्लीज एक्सप्लेन करना कि क्या इसका करेक्ट आंसर है इन द कॉमेंट सेक्शन. 65 में देखते हैं, इसरो का प्लान फर्स्ट बेस मॉड्यूल फॉर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का 2028 का है. न्यूज में था, सिंपल डायरेक्ट यहाँ पे सवाल आपको पूछा गया. देन बृहत कथ मंजरी किसने लिखी? कश्मीरी थे ये राइटर. देन डी इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज क्षेमंद्र, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गणास और संघास? संघ की बात हो रही है यहाँ पे, हमारे महाजनपदास से पहले का टाइम पीरियड की बात हो रही है. तो मोस्टली सब ट्राइबल पॉपुलेशन थे, हिमालयस के फुट हिल्स में रहा करते थे, ट्राइबल पीपल थे, और ऑटोक्रेसी यहाँ पे रहती थी कि किसी एक का ही राज चलता था जो ट्राइबल हेड होता था, ग्रुप के लीडर होते थे अकॉर्डिंगली. एंड क्षत्रिय क्लास थी, क्योंकि अब क्या है, फाइट एक दूसरे से लड़ाई होती थी, तो क्षत्रिय क्लास थी यहाँ पे, ठीक है. अब नियर हिमालयन फुट हिल्स, करेक्ट. ग्रेटर वेस्टेजेस ऑफ ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, ट्राइबल्स थे, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली काम करते थे. पावर जो है वो अरिस्टोक्रेसी के हाथ में ही होती थी. गणास जो है वो वैश्यस नहीं, यहाँ पर क्षत्रिय होते थे. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आर करेक्ट. सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अर्लियर से लेटर में बताना है, सबसे पहले कौन सी आई थी, ठीक है. तो हमें पता है कि पेंटेड ग्रेवेयर सबसे पहले आई थी. देन ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर सबसे एंड में था, तो इसको तो एलिमिनेट करने का कोई ऑप्शन नहीं बनता. थर्ड, जिसके अंदर अगर आपको पहले पता था कि सबसे पहले कौन सी आई थी, तो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट आंसर हो जाता ए, ठीक है. अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन? स्क्राइब्स जो है दे वर इन्वॉल्व्ड इन सील मेकिंग प्रोसेस फॉर सिविलाइजेशन, बनाते थे, सील्स बनाई जाती थी, करेक्ट है. ग्रेट बाथ एंड मोहनजोदारो फीचर्ड ब्रिक वॉल्स and a waterproof layer of natural tar, this is correct, ठीक है. And people of IVC used iron plows for in their agricultural practices. आयरन तो तब तक डिस्कवर ही नहीं हुआ था, तो बेसिकली ये गलत हो गया है. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट यहाँ पे बनती है. देन अब यहाँ पे रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका देखते हैं. रेफरेंसेस टू मेनी काइंड ऑफ महामतास, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है. प्रदेशिकाज, राजुकाज, युक्ताज वर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, करेक्ट है. रेफरेंस टू सिटी एडमिनिस्ट्रेशन रन बाय 6 कमिटीज ऑफ 5 मेंबर्स ईच, ठीक है, थोड़ा डाइसी है, थोड़ा और डिटेल पूछ लिया गया. रेफरेंसेस टू पति वेदकाज एंड पुलिसनी, ठीक है. मेरे अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 5 कमिटीज ऑफ 6 मेंबर्स ईच जो है, या फिर यहाँ पे होना चाहिए था, बट अगर हम यहाँ पे 6 कमिटीज ऑफ 5 मेंबर्स ईच देखें तो वो मौर्याज के टाइम पे था. एंड इसका कोई मेंशन यहाँ पे रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका में नहीं है, तो मौर्यन एम्पायर के साथ ये बेसिकली डील करता है. एंड यहाँ पे रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका में इसका कहीं पे भी मेंशन नहीं है. जैसे कि रेफरेंस टू पति वेदकाज एंड पुलिसनी जो दिया गया है आपको, ये भी इसका मेंशन है डायरेक्टली रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका के अंदर, ठीक है, बट ये यहाँ पे उस टाइम पे नहीं हुआ था. सो अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर डी बनता है. देन कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू इक्ता सिस्टम. मुगल एम्पायर के टाइम की बात कर रहे हैं. इक्ता जो है वह टेरिटोरियल असाइनमेंट था गिवन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंड नोबल्स इन ल्यू ऑफ सर्विसेज दे परफॉर्म्ड फॉर द स्टेट, ठीक है, करेक्ट है. देन सेकंड है होल्डर ऑफ इक्ता, उसको इक्तादारी बोलेंगे ना, मुक्ति क्यों बोलेंगे हम, गलत है. इक्ता जो है वो हेरिटरी थी एंड मुक्ति वॉज एंटाइटल फॉर द राइट ऑफ इट्स ओनरशिप, बिल्कुल सही है. क्यों? क्योंकि अगर आप इक्ता जो है एज अ पेमेंट दिया करते थे, ठीक है, तो आपको वो हेरिटरी चलती रहती थी इक्ता, ठीक है. आप मुक्ति की बात करते हैं तो वहां से आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, लैंड रेवेन्यू लिया करते थे, ठीक है, जो कि अब सरकार के पास यानी कि किंग के पास जाया करता था. तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. ऑप्शन नंबर सी मेरे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर है.
देन अब अथर्ववेद, महाभारत, रामायण, गीता वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग अकबर्स रिजीम, करेक्ट। अब इसकी रीजनिंग कहती है जहांगीर ने सेटअप किया था ट्रांसलेशन ब्यूरो टू ट्रांसलेट वर्क इन संस्कृत, अराबिक, ग्रीक एटसेट्रा। तो जहांगीर नहीं, यहाँ पे अकबर ने ही इसे सेट किया था, ठीक है। तो ए इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट, रीजनिंग इसकी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। देन प्रिंसेस ऑफ बहमनी, अगेन ये आपके एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन पुट किया गया, करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, फरिश्ता। Then, which of the following positions with the responsibilities in Maratha administration under शिवाजी, ठीक है, रैशनलाइज कंटेंट एनसीईआरटी का, ठीक है। तो यहाँ पे अब मराठा किंगडम के ऊपर भी फोकस किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंगली जो पेशवा थे हमारे वो थे फाइनेंस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट। देन सारी नौबत जो थे वो थे कमांडर इन चीफ। देन थर्ड का हमारा सुरनवीस जो थे वो रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस थे। दबीर जो थे वो मास्टर ऑफ सेरेमनीज माने जाते थे। देन बैटल्स, फेयरली सिंपल सवाल, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ऑब्वियसली आपको पता ही है, तो अकॉर्डिंगली आप जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के अकॉर्डिंगली नहीं यहाँ पे देख पाएंगे। चलो बैटल ऑफ चौसा की जब हम बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। बैटल ऑफ चौसा जो है हमारे पास आई 1539 में हुई। देन हमारे पास बैटल ऑफ खानवा जो है 1527 में हुई। देन बैटल ऑफ कन्नौज जो है हमारे पास 1540 में होती है, ठीक है। देन अब ये जो है क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंगली अगर आपको धनमल, जिनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस लिया जाता है, जिनकी वीणा के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएशन या फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज मानी जाती है, इसके बेसिस पे अगर आपको ये नाम सुना होता है या ये रिलेशन अगर आपके एट द बैक ऑफ द माइंड पता होता है तो आप ये आंसर डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आपको ये सवाल नहीं पता था तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ऐसे अटेम्प्ट करके जो है मार्क्स यहाँ पे नेगेटिव मत लेके जाना, ठीक है। ऐसे सवाल अगर अगली बार आते हैं तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से आपसे सवाल पूछा गया। पहली स्टेटमेंट है कि सैलरीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ काउंसिल जो है इट्स सेक्रेटरीज एंड अदर ऑफिशियल विल बी फिक्स्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी एंड पेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। बिल्कुल ऑपोजिट था, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट फिक्स करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी देगी उसको, ठीक है। 53 की बात की जा रही है, पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनका नंबर जो है 24 से 18 हो गया था, करेक्ट है। 6 ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो क्राउन जो है नॉमिनेट करेगा खुद से, करेक्ट था। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। देन अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं, तो पहली स्टेटमेंट में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिर्फ ये इलाहाबाद वर्ड की वजह से ना आपकी पूरी की पूरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ठीक है। नागपुर सेशन था ये, ठीक है, जिसके बेसिस पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। कांग्रेस जो है सरेंडर फॉर टाइटल एंड ऑनर्स था, करेक्ट था। स्वदेशी क्लोथ्स के लिए यहाँ पे एक्सेप्टेंस थी, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। देन लखनऊ पैक्ट की बात करते हैं, लीग एंड कांग्रेस स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, करेक्ट। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया वो दोनों ही चाहते थे, बट इट डजंट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये तो गलत है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स वो चाहते थे खुद से, है ना, तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। लखनऊ पैक्ट वाज सीन एज अ बीकन ऑफ होप फॉर हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी, नॉट यूनिवर्सिटी, यूनिटी। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली 3 आर करेक्ट आंसर। देन अब ये फ्रीडम स्ट्रगल क्रोनोलॉजिकली फ्रॉम अर्लीएस्ट टू लेटर, बेसिक सा सवाल था, आपको मैं बता दूं। वेवल प्लान 1945, राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944, देन 1940 में ऑगस्ट ऑफर आता है एंड कैबिनेट मिशन 1946, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। देन अब रामसर वेटलैंड, भोज वेटलैंड या सैंडाई बर्ड सैंक्चुरी जो कि बहुत ज़्यादा इन न्यूज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पर है, ये इन दोनों में से आपको कुछ भी पता होता आपका करेक्ट आंसर होता। भोज वेटलैंड जो है वो मध्य प्रदेश में, भोज देन डायरेक्टली ये एमपी के साथ है, नाम से ही आपको आइडिया लग रहा है, ठीक है। देन फर्स्ट अगर आपका थर्ड के साथ कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट आपका थर्ड के साथ सिर्फ बी में आ रहा है। अगर आपको एक भी पता होता आप इजीली इसका आंसर गेस कर लेते, दैट इज बी। देन कंसिडर द फॉलोइंग पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इनमें से कौन से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ओनली 4 है, ठीक है। देख लेते हैं कैसे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से ग्रेट एंडमिनीज, ठीक है, जारवाज, देन ओंगीज, सेंटिनलीज एंड शॉनपेन्स जो है इसके पार्ट हैं, तो ओनली 4, डी करेक्ट आंसर है। देन साइक्लोन, अब इसमें भी ना मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा था सवाल के अंदर, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मेरे को इसका ऑप्शन नंबर ए ही लगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस फर्स्ट, ठीक है। इंडोनेशिया की बजाय यहाँ पे थाईलैंड वर्ड जो है वो यूज किया गया है। सिंस द कंट्रीज आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, तो मैं इसको आंसर ऑप्शन नंबर ए ही दूंगी, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्टली मैच्ड। देन दिस क्वेश्चन
बेसिक आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन है जहाँ पे हम पढ़ते हैं हमारा जो एटमॉस्फेरिक सिस्टम है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है। तो अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि जो स्टेटमेंट आपको एजर्शन की दी गई है वो करेक्ट है। रीजन 1 and 2 बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी हार्डली सेल की फॉर्मेशन कौन से जोन के बीच में, कहाँ से कोल्ड एयर राइज होके कहाँ जाती है, किस डायरेक्शन में जाती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बिल्कुल करेक्ट था। देन अब यहाँ पे भी इसका करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंगली ओनली 3 है, ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि ट्रॉपिकल सवाना की जो पोजिशनिंग है वो यहाँ पर तो नहीं है, ये डेजर्ट वाले एरिया के आसपास मुझे, सॉरी नॉट दिस, ये डेजर्ट वाले एरिया के आसपास मुझे लग रही है। ठीक है, सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। देन ऑल पॉपुलर कमर्शियल वैरायटीज ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, करेक्ट। कर्नाटका इज द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, करेक्ट। तमिलनाडु इज द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। अब दोनों में से कोई एक होगी या दोनों ही नहीं होंगी। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट दूसरे को काउंटर कर रही है, तो एक सही होगी तो दूसरी गलत होगी, तो ये गलत है, तमिलनाडु नहीं है, कर्नाटका ही है। इंडियन सिल्क इंडस्ट्री फेसेस टफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम इटली एंड जापान, तो इसके अंदर इटली नहीं था, यहाँ पे चाइना आना चाहिए था मेजरली। इटली तो इम्पोर्ट कर रहा है सिल्क, तो कंपटीशन तो कहाँ ही होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए मेरे अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट आंसर बनता है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसस, बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, ये आपको सिर्फ घबराहट पैदा करने के लिए था। अब आपको एटलीस्ट फर्स्ट 5 स्टेट्स याद होंगी ना ये सारी चीज़ों को लेकर, तो फर्स्ट 5 स्टेट्स के क्या, अगर आपको फर्स्ट भी याद होती तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। मिजोरम की जब हम बात करते हैं 91 पॉइंट समथिंग या अप्रॉक्सीमेटली 92% लिटरेसी जो है मिजोरम के अंदर है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब सबसे ज़्यादा से सबसे कम में आपको यहाँ पे करना था, तो 3 नंबर जो है सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही आ रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही बनता। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विद म्यांमार, ठीक है, देख लेते हैं मैप। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। वैसे म्यांमार के साथ हमारी मिजोरम है, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सर्टन पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो अब इसके अंदर यहाँ पे मणिपुर, त्रिपुरा तो कहीं पे भी फॉल नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे पास 2nd, 3rd एंड 4th बनता है, ऑप्शन नंबर सी। देन डिसेप्शन आइलैंड्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं है। ठीक है, देन यूएसए के अंदर हमारे किलुआ वॉल्केनो जो है वो हवाई के अंदर है, बिल्कुल करेक्ट है, 2nd। देन हमारा वॉल्केनो जो है ये नॉर्वे के अंदर नहीं है, ईबू वॉल्केनो इंडोनेशिया के अंदर है, रिसेंटली न्यूज में भी था, तो 2nd एंड 4th हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाता है। देन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रबर प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कम से ज्यादा। ठीक है, तो 10th पोजीशन पे हमारे पास कैमरून आता है, तो 4th जहां पे सबसे पहले आ जाता, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता। देन अब ये थ्योरीज है, ग्लेशियल थ्योरी किसने दी, ये वाला क्वेश्चन आप स्किप कर सकते थे, बट अगर आपको आंसर जानना है तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। डी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, फर्स्ट जाएगा हमारा डी के साथ। ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी जो है हमारी किसने दी थी, डाली ने दी थी। ठीक है, देन उसके बाद 2nd जाएगा 3rd के साथ, इक्विलिब्रियम थ्योरी न्यूटन ने दी। देन हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंगली 3rd जाएगा 4th के साथ, सबसिस्टेंस थ्योरी, सबसाइडेंस थ्योरी डार्विन ने दी, एंड स्टैंडस्टिल थ्योरी जो दी वो हमें मुर्रे ने दी। देन उसके बाद करेवा फॉर्मेशन कश्मीर वैली, ठीक है, स्पेसिफिकली। देन अब यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स इंक्लूड करती है क्रस्ट ऑफ द अपर-मोस्ट मैंटल एंड सॉलिड अर्थ, करेक्ट स्टेटमेंट है। रिजिड है, सॉलिड लेयर्स है, 100 किलोमीटर्स थिक है, अकॉर्डिंगली तो करेक्ट स्टेटमेंट है ये भी। देन टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो क्रस्ट एंड एंटायर मैंटल को यहाँ पे नहीं इंक्लूड करती, एंड कन्फाइंड टू कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस ओनली नहीं, तो पूरा यहाँ पे जितना भी अर्थ का सर्फेस है उसको ये कवर करती हैं। 1st एंड 2nd स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनता है। ईस्ट मोस्ट लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये तो बिल्कुल छोटा बेसिक सा सवाल था। अब सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स आपको मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ इंडिया, सबसे पहला वर्ड आपको सेक्युलर दिया गया है। ठीक है, देखते हैं कैसे आगे। ठीक है, सेक्युलर के बाद आपका वर्ड आता है जस्टिस। ठीक है, सेक्युलर वर्ड दिया गया, सेक्युलर के बाद जस्टिस एज पर द क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 51A में यहाँ पे एनिमल्स जो है वर्ड यूज नहीं किया गया है, रिवर्स, फॉरेस्ट, लेक्स यूज किया गया है। 1st, 2nd एंड 4th इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कहाँ पे रिवर्स, लेक्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ वर्ड यूज किया गया है, एनिमल वर्ड यूज नहीं किया गया है। देन उसके बाद फंडामेंटल राइट्स नॉन सिटीजन्स को कौन से हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, रिलीजियस अफेयर्स जो है वो मैनेज नहीं कर सकते इंडिया के अंदर कोई भी नॉन सिटीजन्स। ठीक है, अगेंस्ट डिटेंशन एंड सर्टन केसेस, क्योंकि NHRC के बेसिस पे जो है ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे हमें ये देखना पड़ता है, प्रोवाइड किया गया था राइट्स, वहां से आइडिया डिराइव किया गया था। 1, 2nd एंड 4th इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
देन 98th क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की जा रही है, किसी भी हाउस में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकता है, करेक्ट है। अब वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है दैन इट्स लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ये गलत है। कोई भी अब लॉ या एक्ट पास किया जाता है वो जुडिशियल रिव्यू के पर्व्यू में आता है, ठीक है। अब मैं सेकंड स्टेटमेंट आपको यहाँ पे प्रूव कर रही हूँ। पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर amend by way of addition, variation or repeal any provision of constitution in accordance with the procedure laid down in this article। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बनता है। Then Article 329 pertains to restrictions on court intervention in electoral matters, correct। ये it was removed by 44th constitutional amendment, this is also correct। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिखा देती हूँ। 329A जो है वो 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पर रिपील किया गया था। देन लास्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैविंग बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग यूपी, बिहार, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। एमपी जो है आपको पार्लियामेंट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखने को मिलता है, बट लेटर ऑन यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है उसको अब हटा दिया गया था, सरकार ने कहा जरूरत नहीं है इसकी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो इनकेस अगर आपको लग रहा है कोई भी आंसर मैंने गलत मार्क किया है तो मुझे प्लीज सही आंसर जो है बता दीजिएगा, ठीक है। आई एम ओपन टू ऑल काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म इन दैट केस, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।